Namaskar, you're watching Inside Prayer, the show, guys, and today's show is very special. You'll be meeting journalist and political commentator for over 3 decades, contributing editor of Indian Express. And she, in her own words, enjoys writing about the great Nautanki called Indian politics and what she uncovered during her informal interactions all these years and kept a meticulous notebook has resulted into finally a book which tells us about the inner working of the minds of India's 6 prime ministers, how prime ministers decide, and whether she has done the right thing or taken the right decision by opening up some of the sensitive areas which were hitherto unknown or lesser known. We got the opportunity of talking to her thanks to Indo-American Arts Council. Here is नीरजा चौधरी। नमस्कार, मैं तो अशोक व्यास हूँ और नीरजा चौधरी जी पधारी हुई हैं भारत से और इनकी एक किताब जो बहुत अधिक चर्चा में है उसका नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। सो लेट अस बिगिन विद हाउ यू डिसाइडेड ऑन दिस पर्टिकुलर थीम। देखिए, मैं बहुत दशकों से पॉलिटिक्स इंडियन पॉलिटिक्स पे लिख रही हूँ। प्रधानमंत्रियों को कवर किया, पार्लियामेंट को कवर किया, पीएमओस को कवर किया, और मुझे जो एहसास हुआ कि एक कहानी है जो सामने नहीं आई है। प्रधानमंत्री के बारे में पता लगता है, लोकतंत्र के बारे में पता लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री टॉप ऑफ द पिनिकल जो है उस पर डिसाइड कैसे करते हैं, मेजर डिसीजन जो आपकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी को इतना इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में जैसे कि एक वेल है, एक पर्दा है जिसको मैं थोड़ा थोड़ा करके उठाना चाहती थी। क्या सोच है, क्या कंसिडरेशंस है, क्या मैनिपुलेशंस है, मैकिनेशन, बैकस्टैबिंग, ये जो सब चलता है पॉलिटिक्स में, ये सब कहानी क्या है। तो मैंने कोशिश की है 6 प्रधानमंत्रियों को 6 डिसीजंस के ऊपर नज़र डाली है। तो मैं अपने कुछ दर्शकों को जो नीरजा जी के बारे में कम जानते हैं, एक तो राजनीतिक पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा नाम आपका है। ऐसा कहते हुए जब बड़ा नाम होता है तो उनको कुछ अंदर की बातें भी पता होती हैं या उनके सोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी किताब में ऐसी बातें नहीं है जो आप गूगल पे सर्च कर लो या कोई और किताब में से पढ़ के ले आओ। तो आप बताइए कि आपने रिसर्च कैसे किया? देखिए, इसका रिसर्च बहुत सालों से मेरे मन में था कि मैं आगे जाके एक किताब लिखूंगी, लिखना चाहती थी। तो मैं जैसे प्लेयर्स हैं, पॉलिटिक्स के प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स, टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, और मीडिया के लोग हैं, और जिनको हम पॉलिटिकल फिक्सर्स कहते हैं, जो हर दुनिया भर की कैपिटल्स में प्रेशर्स, लॉबीज जो चलती हैं, तो ये मैं चाहती थी कि किसी न किसी तरह ये कहानी सामने आए। तो मैं जब इंटरव्यूज़ के लिए जाती थी अपनी दिन की स्टोरी के लिए, तो मैं नोट्स रखती थी। ओवर द ईयर्स मैंने नोट्स रखे हैं। तो 2018 में जब मैंने साइन किया आईएलएफ बुक कंपनी के साथ, तो मैंने इन सारे नोट्स को निकाला और कोविड के टाइम में मैंने वो 2.5 साल और कुछ नहीं किया, सिर्फ ये किताब लिखी। तो मेरे सोर्सेज इंटरव्यूज़ हैं, वो लोग टॉप पोजीशंस पे जिन्होंने मेरे को ट्रस्ट किया, बात की कि अंदर खाने क्या होता है और कैसे होता है। नीरजा जी, अब ये सवाल है, उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया, तो जब आपने किताब ली थी तो वो ट्रस्ट आपने उनका कायम रखा या नहीं रखा, इसके बारे में क्या मन में आता है? देखिए, जिनसे मैंने इंटरव्यू किया, उनके सामने नोट्स लिए, उनको मालूम था मैं यूज़ करूँगी, पर मैं उसको मिसयूज़ नहीं करूँगी। और जितने लोग जिंदा हैं और जिन्होंने मेरे से बात की, उनको मैंने अपने ट्रांसक्रिप्ट भेजे कि आपने मुझसे ये कहा था, क्या ये मैंने ठीक रिप्रेजेंट किया है। जब उन्होंने हामी भरी, तब मैंने किताब में यूज़ किया। तो ये सुन के ना मुझे लगा कि आपके प्रति मेरे मन में जो सम्मान है वो थोड़ा सा और बढ़ गया। अब ये सम्मान की बात को लेते हुए, जो आप जिन 6 प्रधानमंत्रियों के बारे में लिखा है, तो आपको सबसे अधिक सम्मानित व्यक्तिगत रूप से कौन लगी? देखिए, ये सवाल बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना, क्योंकि सब प्रधानमंत्रियों में, और अब तो और भी स्टडी के बाद और लिखने के बाद मुझे लगता है कि सब ने अच्छी चीज़ें भी की और कुछ ऐसी चीज़ें की जिसका बहुत
लंबे अरसे तक देश की राजनीति, देश की सोशल फैब्रिक पे असर पड़ा है। तो बहुत, और इन मेरी किताब की शुरुआत है टॉप इज अ वेरी लोनली पोजीशन, और कई प्रधानमंत्रियों ने ये मुझे कहा कि ये एहसास कि हम जो निर्णय ले रहे हैं उसका असर लाखों लोगों तक और सालों तक होगा। ये एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, आभास है और एक फीलिंग है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस चीज़ को वो जानते थे। कईयों ने ये जो लोनली पोजीशन है उसका बहुत खूबी से इस्तेमाल किया पॉलिटिकली भी। अब इंदिरा गांधी बोलती नहीं थी जब लोग जाते थे शुरू में, ऑफकोर्स उनको गूंगी गुड़िया कहते थे शुरू में तो, और वो आप बैठे हैं तो लिखती, डूडल करती रहती थी, तो आपको पता नहीं हाँ करें या ना करें क्या उनके मन में है। तो उस तरह से एक अलूफनेस जो उन्होंने क्रिएट किया, उसका पॉलिटिकल एक असर था। लोगों को पता नहीं लगता था क्या है, मेजर ऑफ हर नहीं होता था। नरेंद्र मोदी ने ये जो अलूफनेस है उसको आप देखेंगे, एयर इंडिया से आप उतरते हैं, नरेंद्र मोदी एयर इंडिया 1 से अकेले, केदारनाथ केव में अकेले, कुछ चीज़ ये ट्रेन्स को इनॉग्रेट किया, अंडरपास को इनॉग्रेट किया अकेले, साउथ अफ्रीका में गए वो ट्रेन्स में या जापान में अकेले। तो एक कॉन्शियस, और सरदार पटेल के स्टैचू इतना बड़ा उसके सामने अकेले, एक कॉन्शियस मुझे लगता है फीलिंग कन्वे करना चाहते हैं, मैं हूँ ना, आपके लिए मैं हूँ ना। तो हर एक जवाहरलाल नेहरू ने अलग तरीके से यूज़ किया, इतने साल जेलों में रहे तो किताबें लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह कई चीज़ें उन्होंने लिखी। तो हर प्रधानमंत्री ने अलग तरीके से इन चीज़ों को इस्तेमाल किया है। तो मुझे लगता है कि 40 साल लगभग 40 साल हो गए मुझे पत्रकारिता में, और एक मौका मिला चीज़ें देखने का, कभी बैक बेंचर के रूप में, कभी रिंग साइड व्यू के उससे। दो तीन संदर्भों की तरफ चलें, अगर इंदिरा जी की तरफ चलते हैं आपके साथ, और खास करके जो इमरजेंसी वाला डिसीजन था वो उन्होंने लिया था, उसके साथ साथ उनकी मनोदशा के बारे में आपका क्या आकलन रहा? देखिए, इमरजेंसी और बांग्लादेश बड़े निर्णय थे इंदिरा जी के, उस पर मैंने नहीं स्टडी किया है, हालांकि वो नैरेटिव का हिस्सा है। मैंने खास स्टडी किया है इंदिरा जी ने 77 में चुनाव क्यों डिक्लेयर किए, ज़रूरत नहीं थी, जिसमें वो बुरी तरह पिट गई, और अगले 3 सालों से कम में किस तरह से उन्होंने रणनीति बनाई कि वो रिकॉर्ड नंबर से वापस पावर में आए 1980 में। तो ये कैसे हुआ, ये क्या रणनीति थी? और संजय गांधी जो कारण थे, मेन कारण थे उनकी हार का, इमरजेंसी एक्सेसेस की वजह से 77 में, वही संजय गांधी मेन कारण बने उनकी जीत का 1918। तो ये बहुत फैसिनेटिंग कहानी थी जिसका मैंने निर्णय किया है, वर्णन किया है कि कैसे उन्होंने अपने अपोनेंट्स को अपनी तरफ लिया। राजनारायण जिन्होंने उनको हराया था उनकी तरफ आए, जयप्रकाश नारायण न्यूट्रलाइज हो गए, बाबू जगजीवन राम को मार्जिनलाइज कर दिया, अपनी पॉलिटिक्स को हिंदुआइज किया। आरएसएस से उनके कांटेक्ट थे, अंदर खाने आरएसएस भी उनसे कांटेक्ट में थे। तो 1980 के इलेक्शन वो जीती, प्राइवेटली वो बोलती थी कि आरएसएस की मदद के बिना वो ये नहीं जीतती इस रिकॉर्ड मार्जिन से। तो उन्होंने इस्तेमाल किया आरएसएस का। आरएसएस उनको देखते थे एक बहुत बड़ा हिंदू चेहरा है, क्योंकि 77-80 के बीच में वो इतने मंदिरों में गई, पार्टली क्योंकि वो चाहती थी कि संजय गांधी को कुछ नहीं हो, पर पार्टली उसका पॉलिटिकल यूज भी उन्होंने किया। तो ये बहुत फैसिनेटिंग था उनका। हिंदू थोड़ा रुझान या उस तरह की छवि दिखाने वाली बात आपने कही, तो मुझे ऐसे वेगली याद आता है अगेन, जो गौ रक्षा आंदोलन था, वो जो संत लोग पहुंचे थे नई दिल्ली, तो उन पर गोलियां चलाई गई, वो निर्णय वो 60s में वो इंदिरा गांधी के समय। हाँ जी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो चलाई गई। इंदिरा गांधी आरएसएस की आइडियोलॉजी में नहीं बिलीव करती थी। इंदिरा गांधी कहती, उन्होंने कहा है कई बार, मैं किसी इज्म में नहीं बिलीव करती हूँ। तो वो
पावर को समझती थी, पावर को कैसे लिया जाए, पावर को कैसे कायम किया जाए। जैसे कहते हैं ना रियल पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, साम दाम दंड भेद की पॉलिटिक्स, वो कैसे इस्तेमाल की जाए उसमें माहिर थे। और एक बार उन्होंने कहा था, एक यूपी के नेता आए थे मिलने उनसे, तो उन्होंने कहा था मेरा बाप संत था, मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। तो वो बहुत क्लियर थी अपने इज़म्स के बारे में। और सक्सेसिव जनरेशन ये जो आई, आपकी किताब के हवाले से जब ये बात मैं सुन रहा था कि मेरा बाप संत था मैं नहीं हूँ, तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर मतलब जो इस तरह का कोई भाव था जो कि प्रतिशोध लेने में संकोच न करे, या किसी को कट टू साइज करना है तो उसमें संकोच न करे, इस तरह की बात। हालांकि ये बात उनको नहीं लगती होगी, मुझे नेहरू जी के निर्णय में भी लगी कई स्थानों पर, चाहे वो सरदार पटेल जी की बात रही हो, पर उन संदर्भों के नई तरफ जाते हुए, क्योंकि समय थोड़ा कम है, तो नरसिम्हा राव जी की तरफ जाना चाहते हैं। और हाल ही में किसी नेता ने यह कहा कि वो पहले बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, हालांकि वो थे। तो आप उससे कितना सहमत है? देखिए वो हिंदू राष्ट्र है ये। जी जी जी। हाँ, हिंदू राष्ट्र है ये। मेजॉरिटी हिंदू राष्ट्र नहीं कहेंगे, लेकिन मेजॉरिटी हिंदू है। हिंदू सेंसिबिलिटीज को मद्देनजर रख के निर्णय लेने हैं, ये नरसिम्हा राव जी के मन में था। और उसकी एक पूरी कहानी है क्यों एंटी नाइजाम पहले जब हुआ था स्ट्रगल, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। गन रनर थे उस समय नरसिम्हा राव, खैर। लेकिन जब बाबरी मस्जिद का सवाल आया, मैंने जो निर्णय देखा है किताब में लिया है, बाबरी मस्जिद का ढहना, नरसिम्हा राव ने 4 पत्रकारों को इस घटना के 3-4 दिन बाद बोला, ये जब वो उनसे मिलने गए प्रधानमंत्री से, और कहा कि हमने सुना था, निखिल चक्रवर्ती लेके गए थे उन्हें, निखिल चक्रवर्ती बहुत अच्छी तरह उन्हें जानते थे। तो उन्होंने कहा कि हमने सुना कि आप सो रहे थे जब बाबरी मस्जिद गिरा, या पूजा कर रहे थे। 2 बहुत बड़े रूमर्स थे उस दिन। तो उन्होंने बोला इन पत्रकारों से, आप समझते हो कि मैं राजनीति नहीं जानता, मैं राजनीति में पैदा हुआ हूँ और मैंने ये होने दिया मस्जिद है। और उनको लगता था जैसे कि एक क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फेस्टरिंग सोर है, भाजपा की राजनीति को हवा दे रहा है, अगर इसको खत्म कर दिया जाए तो भाजपा की राजनीति को हम खत्म कर देंगे। एक और कारण था, नरसिम्हा राव चाहते थे वहां अपने आप मंदिर बनाना, और पूरा उन्होंने ट्रस्ट भी क्रिएट कराया था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे ही गेव दैट आइडिया अप। 95 में उन्होंने कहा इलेक्शन में जीत के आते हैं तो देखेंगे। लेकिन नरसिम्हा राव वो ही कार्ड खेलना चाहते थे जो बीजेपी खेल रही थी, और उसी कार्ड द्वारा वो भाजपा को मात देना चाहते थे। अब वो नहीं कर पाए। शॉर्ट टर्म में मंदिर बैक बर्नर पे चला गया क्योंकि मस्जिद ढह गया था, और लोगों के मन में शायद एक गिल्ट भी था कि ठीक है हम मंदिर चाहते हैं वहाँ, पर इस तरह शायद नहीं। और जो इलेक्शन आए, स्टेट इलेक्शंस 93 में, उसमें कांग्रेस जीती। लेकिन लॉन्ग टर्म में मस्जिद का इस तरह से ढह जाना, इससे हिंदू नेशनलिज्म को बढ़ावा मिला, ये भी एक सत्य है। तो आपकी बात कहीं उनके बारे में जो छवि रहती है, या कांग्रेस जिस तरह की अपनी छवि रखना चाहती है, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अगर वो राजनीति को इस तरह देख रहे थे, मुझे लगता नहीं है कि आपकी पुस्तक आने के पहले ये बात खुलकर इस तरह से पब्लिक प्लेस में ऐसे आई है। तो ये एक संवेदनशील मामला है वैसे अपने आप। और दूसरा, जैसे आपने कहा, उससे लगता है कि कई बार जो राजनीति का की शतरंज की चाल है, वो समझ में नहीं आती कि ऊँट किस करवट बैठेगा। तो इन्होंने जैसे सोचा वैसे नहीं होके दूसरी तरह से। हालांकि बहुत ही शातिर प्रधानमंत्री थे। मेरी बुक का जब लॉन्च हुआ दिल्ली में अगस्त में, तो राजदीप सरदेसाई एंकर कर रहे थे प्रोग्राम, पैनल डिस्कशन को, तो शरद पवार वहाँ थे, हिस्सा थे उसके। तो उन्होंने सवाल पूछा अंत में कि आपको क्या लगता है सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो शरद पवार पब्लिकली बोले, ओपनली बोले, क्राउड में बोले नरसिम्हा राव। मैं मानती हूँ कई चीज़ों में नरसिम्हा राव ने किया जो और किसी ने नहीं किया,
लेकिन बाबरी मस्जिद में उसको ना बचा पाना उनका सबसे बड़ा नॉन डिसीजन था, जिसका असर आगे जाके दशकों तक हुआ। वो जो डिसीजन उन्होंने कॉन्शियसली किया है या वो जैसे हुआ, या उस चर्चा से थोड़ा आगे आते हुए अब हम वहाँ बैठे हैं जहाँ की जनवरी 2024 में अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर भव्य राम मंदिर मंदिर बनने बनेगा। वाला है। तो मैं वापस पीछे जाऊंगा एक दो बातों के लिए, पर ये जो हो रहा है वो भारत की दृष्टि से आप इसके क्या दूरगामी प्रभाव देखते हैं? जैसे मैं अपनी तरफ से लोडेड करूं उसको, तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि बहुत लोग बहुत प्रसन्न भी हैं, पर एट द सेम टाइम जैसे आप जो मुस्लिम नेता है ओवैसी हुए या अन्य कुछ लोगों को सुने, तो वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बन रहा है तो भी वो उसमें कुछ ऐसा देखते हैं कि उनका कुछ छिन गया हो। तो ये जो स्थिति है वो कैसी लगती है आने वाले समय में? देखिए, ये मंदिर बनेगा, मस्जिद भी बनेगा, उसके लिए ज़मीन भी दी गई है। जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था उससे इश्यू पे और बहुत हिंदू प्रसन्न है, ये बात सही है। मंदिर बनेगा, बहुत लोग चाहते हैं अयोध्या में मंदिर। अगर ये डायलॉग के थ्रू होता, जो कई बार पिछले 3 दशक और में अटेम्प्ट्स किए गए, ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह के दौरान हुआ, चंद्रशेखर के दौरान तो तकरीबन हो गया था। दोनों साइड का डिनर भी अनाउंस कर दिया था कि फाइनली होगा, लेकिन वो लीक कर गया और राजीव गांधी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। खैर, अगर ये डायलॉग के थ्रू होता तो और अच्छा था। तो बहुत अच्छा था। मुस्लिम्स के लिए एक है कि इंडियन स्टेट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी प्लेस ऑफ वर्शिप को नहीं बचा पाया। और ये जो फोर्सिबली हुआ तो उसका एक धक्का, एक दुख, एक है उनके मन में। तो क्लोजर सुप्रीम कोर्ट से द्वारा हुआ है, एक बहुत ही, जो आप कह रहे हैं ना, दुखद और संवेदनशील इशू पे क्लोजर हुआ है, पर उनको लगता है जस्टिस नहीं हुआ है। जी, इसमें मैं ज़्यादा लंबी बात आपसे क्योंकि वो उसमें दोनों तरफ है, ये मानसिकता कि हमें मानना ही नहीं है तो फिर डायलॉग के थ्रू सॉल्यूशन आ नहीं सकता है। कई स्थितियों में ऐसा लगता है क्योंकि आप किसी बात के घटित होने के बाद जो कि न्यायिक प्रक्रिया से हुई है उसको लेके क्या अपने अंदर रखते हैं, वो एक रहता है। पर ये दृष्टि को लेते हुए फिर हम राजीव गांधी जी की तरफ आ जाते हैं क्योंकि एक संवेदनशील मसले पर उन्होंने भी ऐसा एक निर्णय ले लिया था। पर जब राजीव गांधी आए थे ना तो एक बड़ा उत्साह था, मैं भी भारत में था और ऐसा लगता था क्या प्रॉमिसिंग प्राइम मिनिस्टर है। वो अमेरिका आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करते थे, हम लोग बहुत खुश हो जाते थे। पर बाद में आके ऐसा लगा कि कहीं उनकी पकड़ ढीली हो गई थी। उनका जो प्रधानमंत्रित्व काल था उसके बारे में आपका क्या मूल्यांकन है? देखिए, बहुत वेल मीनिंग थे, कुछ करना चाहते थे। जैसे मैं कई बार कहती हूँ, इतने सारे अकॉर्ड्स कर दिए, इतनी प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, टेक्नोलॉजी मिशन, एंटी डिफेक्शन लॉ, एक गिना सकते हैं लिस्ट चीज़ें जो कि उन्होंने कराए। कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन हुआ, जो उसकी शुरुआत तब हुई थी। लेकिन राजीव गांधी हिंदुस्तान की, क्या कहेंगे, जो जाति और कम्युनिटी और रिलीजन, संस्कृति तो नहीं कहूँगी मैं, इसका पकड़ जो हिंदुस्तानी माइंड पे है ग्राउंड लेवल पे, इस चीज़ को समझ नहीं पाए। वेस्टर्नाइज अपब्रिंगिंग थी जैसे कई लोगों की है, और मोर इम्पोर्टेंट देन दैट वो आदमी सीखता है अनुभव से, तो कोई सीख के पैदा नहीं होता है। लेकिन पॉलिटिकली नाइव थे। लोग कहते हैं अगर सेकंड टर्म दिया जाता तो बहुत बदल गए थे, पर डेस्टिनी डिडंट बिल्ड दैट। लेकिन राजीव गांधी, आई वुड से, पॉलिटिकली नाइवेट जो उनका था उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आई, और जिसकी वजह से 414 लोकसभा सीट्स, कभी किसी की नहीं, नेहरू की भी नहीं, से लेके 197 पे गिरे, और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने उनकी जगह। एक्चुअली समय को देखते हुए भी मैं मनमोहन सिंह जी के बारे में आपसे कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सीधा यहाँ पे, जो कि आपकी पुस्तक में नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो अधिक डिसाइसिव है ऐसा लगता है कि आपको, क्योंकि उनका क्लेम तो रहा था कि पॉलिसी पैरालिसिस है, हम उसको दूर कर रहे हैं। और दूसरी जो हम
भारत की नब्ज को पहचानने वाली बात है, या भारत की सांस्कृतिक जो एक गरिमा है उसके साथ अनुनादित यानी उसके साथ रेजोनेंस करने वाली जो बात है। तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर है वो भाव, वैसा पहले किसी प्रधानमंत्री में नहीं रहा। ऐसा आपको भी लगता है क्या? और ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस को जब आप पहले के प्रधानमंत्रियों से कंपेयर करती है तो अब दो उनके टर्म पूरे हो गए। देखिए, आई वुड से कि हर प्रधानमंत्री के उसमें से उन्होंने कुछ ना कुछ लिया है। नरसिम्हा राव के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को आगे किया, बीपी सिंह के मंडल ओबीसी एम्पावरमेंट को और आगे किया है इन्होंने। जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड है उनको वोट देते हैं। तो कई चीज़ें, इंदिरा गांधी जिस तरह से पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जिसके थ्रू वो रूल करती थी, उसी तरह नरेंद्र मोदी भी करते हैं। और लेकिन गलतियां भी की हैं, डीमोनेटाइजेशन में जो हुआ, कई चीज़ें। तो लेकिन एक चीज़ मैं सोच रही थी, कोई और प्रधानमंत्री नहीं है जो 10 साल के बाद भी उतना लोकप्रिय है। नेहरू 52 में जीत के आए, 62 तक लोकप्रियता कम हो रही थी, चीन के साथ वॉर ऑफ कोर्स हुआ। इंदिरा गांधी 67 में आई प्रधानमंत्री बनके, 77 तक वो बिल्कुल हार गई ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया इमरजेंसी के बाद, राउट। मनमोहन सिंह 10 साल रहे हेड ऑफ कोalition गवर्नमेंट, लेकिन गए 2014 में कांग्रेस बुरी तरह पिट के गई। और यहाँ नरेंद्र मोदी 2014 में आए, 24 बताएगा क्या होगा, लेकिन उनके जो रेटिंग्स हैं उसमें हो सकता है 1% इधर उधर हो, लेकिन बाय एंड लार्ज पॉपुलर है। और मैं अभी पिछले 2 हफ्ते ये जो स्टेट्स जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, राजस्थान छत्तीसगढ़ गई, वहाँ कई लोग यंग लोग कह रहे थे हम बघेल को देंगे, बघेल ने फार्मर्स के लिए बहुत कुछ किया है, हम अशोक गहलोत कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको देंगे, क्योंकि किस तरह से उन्होंने संभाल लिया और ये सोशल वेलफेयर स्कीम्स वो लाए हैं। लेकिन बड़ी इलेक्शन में हम मोदी को देंगे, वही लोग कह रहे हैं। तो ये फिनोमेना जो है ना, जो मैं मोदी फिनोमेनन कहती हूँ, मुझे लगता है हम पूरी तरह से इसको समझ नहीं पाए हैं। सॉरी, समझने की दृष्टि से मैं निर्णय की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री महोदय के, तो इनके कुछ बहुत बड़े ऐसे निर्णय लए या इनके शासन काल में, जैसे 370 आर्टिकल का एब्रोगेशन हुआ, या ये राम मंदिर के बनने के पीछे भी और बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो कमाल हुआ है, वो सब बातें। लेकिन वो 2 बातें ऐसी हुई जिनमें उन्होंने बड़े ठोस निर्णय लिए। ये फार्मर्स बिल था, उसके भी बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाले थे, लेकिन दबाव में आके वापस ले लिया गया। तीसरे सीए है, वो हुआ घोषित, लेकिन वो पूरी तरह लागू नहीं हुआ। तो ये जो उनका बैक ट्रैक हो जाना हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? वो उनकी वीकनेस दर्शाता है या उनकी स्ट्रेंथ? नहीं, उनकी जो वीकनेसेस है वो मैं अलग मानूंगी। उनकी वीकनेसेस जो हैं वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे जो प्रेशर पड़ रहा है, जो अपोनेंट्स के खिलाफ एजेंसीज को यूज किया जा रहा है, जो डिसेंट के किसी प्रधानमंत्री को क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो क्रिटिसिज्म इनके खिलाफ है कि डिसेंट के प्रति इंटॉलरेंस है, वो मैं मानूंगी। डीमोनेटाइजेशन को, ब्लैक मनी को दूर करने की चेष्टा, लेकिन पूरी तरह से सोच समझ के नहीं किया गया हर स्टेप को, आगे क्या होगा। लेकिन ये वापस ले लेने चीजें जबकि प्रोटेस्ट हुए, वो मैं मानती हूँ कमजोरी नहीं है। अच्छा। डेमोक्रेटिक प्रेशर से, प्रोटेस्ट से आप किसी चीज को वापस लेते हैं तो एक बड़ी चीज होती है, मैं मानती हूँ। तो ये हो गया कि भाई अहंकार नहीं है, वो जनता की सुन रहे हैं। कई लोग ऑपोजिशन तो मानते हैं है कि लेकिन जी, लेकिन इससे ऐसा लगता है कि इसका इंटरप्रिटेशन नहीं, एक ये कर पाना, बैक स्टेप ले पाना किसी भी नेता के लिए ठीक है अंडर
प्रोटेस्ट के जनता को ठीक नहीं लग रहा है, तो आप वेट करिए, या तो समझाइए या वेट करिए। बिल्कुल। तो बहुत सारा धन्यवाद है। आपकी ये पुस्तक जो है जिसमें कि प्रधानमंत्री महोदय के निर्णय के बारे में बताया गया है, उसका हिंदी अनुवाद भी आ गया है या आने वाला है? वेल आई होप जल्दी ही होगा। मुझे लगता है वो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव से पहले जितना राजनीतिक सरगर्मियां हैं उसके चलते कई हिंदी पाठकों को भी जो आपकी ये अंदर की बातें हैं, अंतरंग राजनीतिक, वो भी पता चले। ये मेरा सौभाग्य कि न्यूयॉर्क में इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल द्वारा लिटरेरी फेस्टिवल में भारत से पधारी नीरजा चौधरी जी के साथ थोड़ा बैठने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मंगल कामना। धन्यवाद।